नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ईशांक एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 यानी कि NCF 2005 के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो हमारा YouTube चैनल है ईशांक एजुकेशन, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे शिक्षक से संबंधित या एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी तरह का कोई परिवर्तन होता है तो उनसे संबंधित मैं वीडियो पोस्ट करता रहता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट इज NCF 2005, यानी कि NCF 2005 क्या है। तो साथियों, मैं यहाँ पे बता दूं कि बालकों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये हम NCF 2005 में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि बालकों को क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाए। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की कुंजी है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम यानी कि सबसे नया राष्ट्रीय दस्तावेज है। आगे है कि NCF 2005 भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। NCF 2005 ने शिक्षा पर पिछली सरकार की जो रिपोर्ट है, जैसे कि लर्निंग विदाउट बर्डन और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 से 92 और फोकस ग्रुप डिस्कशन पर अपनी नीतियों को आधारित किया है। कई विचार विमर्श के बाद NCF 2005 के लिए इनपुट प्रदान करने के लिए 21 नेशनल फोकस ग्रुप पोजीशन पेपर्स प्रकाशित किए गए हैं। NCF 2005 और इसके ऑफशूट पाठ्यपुस्तकों ने प्रेस में विभिन्न रूपों की समीक्षा की है। अगला है कि इसके मसौदा दस्तावेज की केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कि CABE ने आलोचना की थी। 20 फरवरी 2008 में NCERT के निदेशक कृष्ण कुमार ने एक साक्षात्कार में दस्तावेज के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की। NCF 2005 के विषयों में भारत सभी शैक्षणिक संस्थान शामिल है। उदाहरण के लिए इसकी कई सिफारिश ग्रामीण स्कूलों पर केंद्रित है। इसके आधार पर पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का उपयोग सभी CBSE स्कूल और कई राज्य स्कूलों द्वारा किया जा रहा है। NCF 2005 को 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया है और 17 राज्यों में पाठ्यक्रम को प्रभावित किया है। NCERT ने सभी राज्य को अपनी स्थानीय भाषा में NCF को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख का अनुदान प्रदान किया है और इसके वर्तमान पाठ्यक्रम की तुलना प्रस्तावित सिलेबस से की है, ताकि भविष्य में सुधार की योजना बनाई जा सके। इस अभ्यास को राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण यानी कि SCERT और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट के लिए राज्य परिषदों के सहयोग से निष्पादित किया जा रहा है। अब NCF 2005 में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि शिक्षक की भूमिका एक उत्प्रेरक के रूप में है। अगला है
कि बच्चों के आकलन का दैनिक गतिविधियों का तरीका सही है। उसके बाद है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। अगला है आकलन की प्रक्रिया लचीली होनी चाहिए। अगला है कि पाठचर्या का इस प्रकार से संवर्धन की वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराए। अगला है कि शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं हो। आगे हम देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा को 5 भागों में बांटकर वर्णित किया गया है। सबसे पहला भाग है परिप्रेक्ष्य, दूसरा है सीखना और ज्ञान, तीसरा है पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, चौथा है विद्यालय व शिक्षा का वातावरण। अगला है सबसे अंतिम व्यवस्थागत सुधार। आगे हम देख रहे हैं कि एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत है। क्या क्या है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए। उसके बाद है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्ति मिल जाए। अगला है कि पाठचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न रह जाए। उससे अगला है कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए। उसके बाद है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। आगे दिया हुआ है कि सिद्धांत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है कि एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना था। इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। आगे है एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त कराना था ताकि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हो सके। अगला है कि इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो। ऐसी विषय सामग्री का उपयोग किया जाए जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। अगला है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण एनसीईआरटी के द्वारा किया गया था। इसको पूर्ण करने का कार्य निर्देशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। इसका प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती थी। अगला है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, तो हर विद्यार्थियों को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। आगे है कि एनसीएफ को भूतकाल में व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। इसका पॉइंट है कि रटने की विधि से शिक्षण को स्थानांतरित करना। दूसरा है स्कूल के बाहर जीवन से ज्ञान को जोड़ना। उसके बाद है कि कक्षा सीखने में परीक्षा को एकीकृत करने, इसे और अधिक लचीला बनाने के लिए। उसके बाद है कि पाठ्यक्रम को समृद्ध तरीके से करने के लिए ताकि यह पाठ्यपुस्तकों से अलग हो। पाठ्यपुस्तक को समृद्ध तरीके से करने के लिए ताकि यह पाठ्यपुस्तकों से परे हो। आगे है कि देश की लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक अति सवारी पहचान का पोषण करना। आगे है कि एनसीएफ ने ध्यान केंद्रित किया। किस चीज़ पे ध्यान केंद्रित किया कि सीखने को एक आनंददायक अनुभव बनाने के लिए बोझ के बिना सीखना और परीक्षा के लिए एक आधार बनने और बच्चों से तनाव को दूर करने के लिए पाठ्यपुस्तकों से दूर जाना। इसने पाठ्यक्रम के डिजाइन में बड़े बदलाव की सिफारिश की। आगे है व्यक्तित्व के
आत्मनिर्भरता और सम्मान की भावना विकसित करने के लिए, जो कि सामाजिक संबंधों के आधार के लिए होगा और समाज में अहिंसा और एकता की भावना विकसित होगी। आगे हैं कि 14 साल की उम्र तक एक बच्चे को केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करना और सार्वभौमिक नामांकन और प्रतिधारण को बढ़ावा देना। आगे है कि छात्रों में एकता, लोकतंत्र और एकता की भावना पैदा करने के लिए, छात्रों में एकता, लोकतंत्र और एकता की भावना पैदा करने के लिए पाठ्यक्रम हमारी राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने और नई पीढ़ी के पुनर्मूल्यांकन के लिए सक्षम। आगे हैं कि जेपी नायक ने भारतीय शिक्षा के लिए समानता, गुणवत्ता और मात्रा को मायावी त्रिकोण के रूप में वर्णित किया है। सामाजिक संदर्भ के संबंध में एनसीएफ 2005 ने सुनिश्चित किया है कि जाति, धर्म, पंथ और लिंग के बावजूद सभी को एक मानक पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है। आगे है कि एनसीएफ 2005 की प्रमुख सुझाव या राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की मुख्य विशेषता। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे रहेंगे उनको केवल अपने लोकल जो लैंग्वेज है वही आता रहता है, तो उनको उस लोकल लैंग्वेज में सीखने में आसानी होती है। आगे है कि शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग होना। उसके बाद है सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। उसके बाद है विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। उसके बाद है मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। आगे है अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। आगे है बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। उसके बाद है अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षा के समान प्रस्तुत करता है। आगे है कि पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर देना। आगे है शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। आगे है कि शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में मातृभाषा का प्रयोग करना, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखा जाए। उसके बाद है समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर देना चाहिए। उसके बाद है कल्पना का मौखिक लेखन की अधिकाधिक अवसर प्रदान करें। उसके बाद है सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। उसके बाद है मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो, शांति, शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम आयोजन करना। उसके बाद है बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठचर्या हो। उसके बाद है सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। आगे का है कि एनसीएफ 2005 भाषा के प्रति दृष्टिकोण। इसमें है कि बच्चों में भाषा समझने, अभिव्यक्त करने की क्षमता जन्मजात होती है, कि जो भी बच्चे होते हैं वह जन्म से ही कुछ न कुछ अपना भाषा जानते रहते हैं। आगे है कि एनसीएफ 2005 गणित के प्रति दृष्टिकोण। बच्चे गणित की मूल संरचना को समझने, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या समाधान की अनेक युक्तियाँ अर्थात सामान्य, परिमाण, स्थिति विश्लेषण, अनुमान लगाना, पुष्टि करना आदि पद्धति मुहैया कराते हैं। आगे है कि एनसीएफ 2005 शिक्षण गणित का उद्देश्य। गणित की विभिन्न शाखाओं
बीजगणित, संख्या, त्रिकोणमिति और ज्यामिति, असतत गणित, संभाव्यता और आंकड़े के अवधारणाओं को समझना और दिखाना। उसके बाद है अपरिचित और परिचित दोनों स्थितियों में समस्याओं को हल करने के लिए उचित गणितीय कौशल और अवधारणा का प्रयोग करना। आगे है कि समस्या समाधान के सामान्य नियमों को सही ढंग से चुने और लागू करें। इसके बाद है छात्रों को तर्क और कल्पना में अमूर्तता की कल्पना करना और समस्याओं को हल करना। उसके बाद है विभिन्न प्रकार के गणितीय प्रतिनिधित्व जैसे आरेख, सूत्र, चार्ट और टेबल, मॉडल और ग्राफ का उपयोग करना। आगे है कि एनसीएफ 2005 शिक्षण विज्ञान का उद्देश्य यहाँ पर है कि कौशल प्राप्त करने और वैज्ञानिक ज्ञान के सत्यापन और पीढ़ी के लिए अग्रणी प्रक्रियाओं और तरीकों को समझने के लिए विज्ञान के विकास और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का निर्माण करना। उसके बाद है प्रौद्योगिकी, विज्ञान और समाज के इंटरफेस में वैश्विक और स्थानीय मुद्दों से संबंधित और सराहना करने के लिए पेशेवर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान और साथ ही व्यवहारिक कौशल प्राप्त करना। उसके बाद है कुछ मूल्यों को आत्मसात करने के लिए ईमानदारी, सहयोग, अखंडता, पर्यावरण का संरक्षण और जीवन के लिए चिंता और महत्वपूर्ण सोच को विकसित करना। अब दिया हुआ है कि ये जो सभी जितने भी थ्योरी यहाँ पर दिया हुआ है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, जिसमें है कि सबसे पहला प्रश्न है कि किसकी प्रेसिडेंसी यानी कि किसकी अध्यक्षता यानी सबसे पहला है कि किसकी प्रेसिडेंसी में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 का प्रारूप तैयार किया था, जिसका सही जवाब है प्रोफेसर यशपाल जी। अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 का सबसे प्रमुख सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के, यह कब अस्तित्व में आया था? उसका उत्तर है 1993 में। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है? इसका सही जवाब है क्योंकि यह समस्या को पहचानने में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? इसका उत्तर है कि लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कि बिना भार के अधिगम। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? इसका सही जवाब है सभ्यता और प्रगति। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है, उसका उत्तर है शांति के लिए शिक्षा। अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए? इसका उत्तर है ज्ञान। इसके बाद है कि एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? इसका उत्तर है ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। इसका सही उत्तर है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है? इसका सही जवाब है क्योंकि यह समस्या को समाधान करने में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा बिना बोझ के, जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख श्लोक है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर है पाठचर्या के बोझ को कम करना। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है कि कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स की विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। आगे का क्वेश्चन है कि
एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? इसका उत्तर है गणित के उच्च उद्देश्य यानी कि लक्ष्य को प्राप्ति करना। अगला है कि एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? इसका उत्तर है एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। अगला है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? इसका उत्तर है मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान। अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए थे? इसका उत्तर है कि कक्षा 10वीं का परीक्षा ऐच्छिक हो। अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 बल देती है। इसका उत्तर जो है कि करके सीखने पर। आगे क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है? इसका सही जवाब है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। आगे क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 में परीक्षा सुधार में ऐसा कौन सा सुधार था जिसको सुझाया गया था? इसका उत्तर है कि खुली पुस्तक की परीक्षा का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय यानी स्कूली शिक्षा का अब तक का लेटेस्ट राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? इसका सही जवाब है एनसीएफ 2005। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। इसका उत्तर है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, या अब इसे हम शिक्षा विभाग यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। आगे क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के कौन से शिक्षण सूत्रों के ज़्यादातर उपयोग करने का सुझाव दिया गया है? इसका सही जवाब है ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर जाने का सुझाव दिया गया है। आगे का क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में कौन सी चीज़ शामिल है? इसका उत्तर है कि बिना भार के अधिगम का या ज्ञान। आगे क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? इसका उत्तर है कि सभ्यता और प्रगति के निबंध से। अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं शिक्षा का वातावरण में कौन सी बात बताई गई है? इसका उत्तर है कि वातावरण के भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम किस तरह से प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है करिकुलम किस भाषा से लिया गया शब्द है? इसका उत्तर है लैटिन भाषा से। अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई है? इसका उत्तर है कि एनसीईआरटी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? इसका सही जवाब है 38। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? इसका उत्तर है शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्ति के लिए। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 का भाषा का फार्मूला क्या है? इसका उत्तर है त्रिभाषाई फार्मूला, यानी 3 भाषा का फार्मूला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा क्या है? इसका उत्तर है कि प्रथम भाषा हिंदी यानी कि राष्ट्रीय भाषा, द्वितीय भाषा अंग्रेजी यानी अंतर्राष्ट्रीय भाषा और तृतीय है स्थानीय जो कि लोकल लैंग्वेज होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ईशांक एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।